क्या आप कभी किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले हो या शायद आप खुद साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो? अगर आप खुद से या किसी बडिंग साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे ना कि आपने साइकोलॉजी को एज अ प्रोफेशन क्यों चूज किया, ज्यादातर आपको जवाब मिलेगा कि मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है, या फिर जवाब मिलेगा कि मैं लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ। और ये रीजन बिल्कुल जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ हेल्प करने की डिजायर ही हमें साइकोलॉजिस्ट बनाती है, या कभी कभी इसके पीछे कुछ और अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस भी हो सकते हैं जिनसे हम खुद भी अवेयर नहीं होते। इसे समझने के लिए मैं आपको आज अनन्या की हेल्प से अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल पैटर्न्स क्या होते हैं ये समझाने की कोशिश करूंगी। अनन्या एक न्यू साइकोलॉजिस्ट है और अनन्या ने भी साइकोलॉजी इसलिए चूज की थी क्योंकि उसे लोगों की हेल्प करना पसंद था। लेकिन प्रैक्टिस शुरू करने के बाद उसे एहसास हुआ कि सिर्फ हेल्पिंग नेचर ही उसके प्रोफेशन को ड्राइव नहीं कर रहा था, कुछ और अनकॉन्शियस पैटर्न भी उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। सीनियर साइकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में भी काम कर सकते हैं, उनसे केस डिस्कस कर सकते हैं। सो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में हेल्प मिलेगी। सेकंड पैटर्न हो सकता है क्यूरियोसिटी ड्रिवन मोटिवेशन। एक क्लाइंट आता है अनन्या के पास, वो अपनी रिलेशनशिप की पर्सनल और प्राइवेट बातें शेयर कर रही है अनन्या के साथ। ड्यूरिंग द थेरेपी धीरे धीरे अनन्या को हर सेशन का वेट रहने लगा, सिर्फ सिर्फ हेल्प करने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ होगा, आगे उसकी स्टोरी सुनने के लिए, जैसे हमें वेब सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड का वेट रहता है ना, वैसे। तो यहाँ ये थेरेपिस्ट की इमोशनल क्यूरियोसिटी हो सकती है। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने सेशन के बाद खुद से सवाल पूछिए कि जो क्वेश्चंस मैंने थेरेपी में क्लाइंट से पूछे थे, क्या वो उसकी हीलिंग के लिए जानना जरूरी था या सिर्फ ये मेरी क्यूरियोसिटी के लिए था। अगर आपका जवाब सेकंड वाला है तो अगेन यू नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स ट्राई टू मोर फोकस्ड ऑन क्लाइंट्स गोल एंड हीलिंग। नेक्स्ट पैटर्न आता है एग्जीबिशनिस्टिक पर्सनालिटी, मतलब अपनी नॉलेज या एक्सपर्टीज को प्रूव करने की अनकॉन्शियस नीड। जैसे जैसे अनन्या का एक्सपीरियंस बढ़ता गया, क्लाइंट उसकी तारीफ करने लगे और धीरे धीरे अनन्या भी अपने सेशंस में थोड़ा ज्यादा बोलने लगी, हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, हर जगह अपनी नॉलेज को दिखाना। लेकिन अनन्या ये भूल गई कि थेरेपी कोई स्टेज नहीं है अपनी नॉलेज को शो करने के लिए। इनफैक्ट थेरेपी तो क्लाइंट के लिए एक सेफ स्पेस है, क्लाइंट को एक ऐसा स्पेस देना होता है जहां वो अपनी बातें खुल के रख सके। और इसका सॉल्यूशन है कि आप अगेन सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आज सेशन में ज्यादा किसने बोला, मैंने या क्लाइंट ने। अगर थेरेपिस्ट ही ज्यादा बोल रहा है तो शायद थेरेपिस्ट को थोड़ा कम बोलने और ज्यादा सुनने की जरूरत है। फोर्थ पैटर्न आता है नीड टू बी नीडेड। एक क्लाइंट इमोशनली अनन्या पे बहुत डिपेंड होने लगता है। वो कहने लगा कि मैम आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और सच कहूँ तो सुनने में ये बात इमोशनली अच्छी भी लग सकती है, लेकिन अगर थेरेपिस्ट को भी डिपेंडेंसी अच्छी लगने लगे या उसे अपनी वैल्यू इसी बात से फील होने लगे कि कोई उसके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो रहा है, तो यहाँ नीड फॉर इंटीमेसी या नीड टू बी नीडेड एक्टिवेट हो सकती है। लेकिन थेरेपी का गोल डिपेंडेंसी क्रिएट करना नहीं होता, ये प्लीज याद रखिए, इंडिपेंडेंस डेवलप करना होता है। इसीलिए प्रोफेशनल बाउंड्रीज हर थेरेपिस्ट के लिए बहुत जरूरी है, और वो बाउंड्रीज अपने क्लाइंट को अच्छे से समझाना भी बहुत जरूरी है। याद रखो, एक सक्सेसफुल थेरेपिस्ट वो नहीं है जिसके बिना क्लाइंट रह ना सके। एक सक्सेसफुल थेरेपिस्ट वो है जिसकी वजह से क्लाइंट अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपने डिसीजन खुद ले सके। फिफ्थ पैटर्न है सेवियर कॉम्प्लेक्स। कभी कभी थेरेपिस्ट को लगता है कि हर क्लाइंट को ठीक करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन थेरेपी कोई मैजिक तो है नहीं, ये थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच की पार्टनरशिप होती है। अगर क्लाइंट एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस नहीं करता है तो थेरेपिस्ट खुद को फेलियर समझने लगता है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। थेरेपिस्ट अपनी तरफ से सिंसियरिटी, एम्पैथी और कॉम्पिटेंस के साथ बेस्ट एफर्ट्स दे सकता है, लेकिन फाइनल आउटकम सिर्फ थेरेपिस्ट के कंट्रोल में तो नहीं है। क्लाइंट की रेडीनेस, उसकी सर्कमस्टेंसेस, उसकी मोटिवेशन और कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, मान लो वो हमें एग्जामिन करते हैं, हमारे सिम्टम्स के बेसिस पे हमें डायग्नोज करते हैं और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट भी देते हैं। पर क्या हर एक पेशेंट मेडिकली ट्रीट होके बिल्कुल सही हो जाता है, रिकवर कर लेता है? ऐसा नहीं होता।
इसीलिए थेरेपिस्ट को भी अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को सिर्फ आउटकम से अटैच नहीं करना चाहिए। हर क्लाइंट की जर्नी अलग होती है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। एंड द लास्ट पैटर्न इज सेल्फ क्योर मोटिवेशन। कई लोग साइकोलॉजी इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद दूसरों को समझते समझते मैं खुद को भी समझ पाऊंगा और बेटर वे में। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अगर थेरेपिस्ट अपनी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम से बचने के लिए थेरेपिस्ट बन जाए। आप लोग मुझे बताइए, इन 6 पैटर्न्स में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या रिलेटेबल लगा। और हाँ, ये भी याद रखना, ये सिर्फ पॉसिबल अनकॉन्शियस मोटिवेशंस हैं, हर साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी स्टूडेंट पर अप्लाई नहीं होते। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस किसी को जज करना नहीं है, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस को एनकरेज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।